नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी होती हैं। पहला है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, साइकिल के टायर का घिस जाना, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना इत्यादि। इस तरह इन सब परिवर्तनों को और भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दें एक ही प्रकार के हों। रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए हमें यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है अथवा नहीं। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस तथा सोडा वाटर दोनों की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि खाने की सोडे की प्रकृति क्षारीय तथा उसे गर्म करने पर निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। नए पदार्थ का बनना और उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया या क्रिया संपन्न हो रही है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती, किंतु खाने के सोडे को गर्म करने पर इस तरह की अपक्रिया होती है। इस क्रिया में खाने के सोडे यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो लिए गए पदार्थों से भिन्न है। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अपक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इस प्रकार किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया के लक्षणों पर बात करते हैं। ये एक समीकरण लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट एक अम्लीय ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह क्रिया या इस क्रिया में बना कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जल में घुल जाता है। गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया के लक्षण हैं। हमने देखा है कि यहाँ दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर यह क्रिया हुई है। इसी तरह और भी अन्य उदाहरण हैं। जंग लगना, भोजन खराब होना आदि भी कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। रासायनिक अपक्रिया के लक्षणों के बारे में जान लेने के बाद हम इसके क्रियाओं के बारे में जानते हैं। पहला होता है संयोजन अपक्रिया। इस क्रिया में जैसे ये बगल में एक समीकरण दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया सफ़ेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आपने आयरन और सल्फर को मिलाकर आयरन सल्फाइड बनना पढ़ा है, यह भी एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाना संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण है। कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के समय 3 संयोजन क्रियाएं क्रमवार की जाती हैं। पहले सल्फर को जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोजित होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। इस समीकरण में देख सकते हैं। दूसरा है अपघटन या वियोजन प्रक्रिया। हम जानते हैं खाने के सोडे के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह के अपक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन भी अपघटन का एक उदाहरण है। इस समीकरण के अनुसार जहाँ पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी अपघटन प्रक्रिया का एक उदाहरण है इस समीकरण के अनुसार। फिर होता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को देखने के लिए इस चित्र को ध्यान दीजिए। ये एक तरह से एक प्रयोग है कि एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े लिए गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया। यह गैस, इसमें से एक गैस निकलती है। यह गैस कौन सी होगी? परख नली के मुंह के समीप जलती माचिस की तीली अथवा मोमबत्ती ले जाने पर
कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इस अपक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी अपक्रियाएं विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। फिर है अवक्षेपण अपक्रिया। हमने जाना कि खाने के सोडे के अपघटन से जो गैस बन रही है उसे एक चूने के पानी प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अपक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी तैयार होता है। चूने का पानी कैसे तैयार करें? एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लें। अब इसमें 2 चम्मच अनबुझा चूना डालकर रख दें। अगले दिन इस पानी को छान लें और दूसरी बोतल में भर लें। इस प्रकार पारदर्शी चूने का पानी तैयार हो जाता है। अगला है उदासीनीकरण अपक्रिया। इसको जितने भी प्रयोग मैं बोल रहा हूँ ये शिक्षक की देखरेख में होना चाहिए। अगर एक परख नली में 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1 या 2 बूंद फिनोल्फ्थेलिन की डालें तो विलयन में एक रंग उत्पन्न होता है। विलयन के रंग परिवर्तन से हम जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब क्षारीय विलयन में ड्रापर द्वारा बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और विलयन को हिलाते हैं। इस स्थिति में एक ऐसी स्थिति आएगी जब विलयन का गुलाबी रंग समाप्त हो जाएगा। अब इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस डालकर देखें। इस प्रकार अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो लवण यानी NaCl यानी नमक तैयार होता है और पानी मुक्त होता है। यह क्रिया सावधानी पूर्वक करना होता है और बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के उनके रहे बिना नहीं करना होता है, अन्यथा उदासीनीकरण स्थिति के पश्चात अम्ल की 1 बूंद की अधिकता विलयन की प्रकृति को अम्लीय कर देगी। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। मैग्नीशियम को तार के जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह ऑक्सीकरण का भी एक उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। आप जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन के साथ संयोग से जंग लगता है, अतः लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब मरकरी यानी पारा तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है या ऑक्सीजन अलग हुआ है। ऑक्सीजन और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। इस अपक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गया है, अतः यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है। आइए अब हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने पर विचार करते हैं। इस अपक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ है, अतः यह क्लोरीन का अपचयन हुआ है। फिर है जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। दही का जमना, डोसा बनाने के लिए भिगोए गए चावल और उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना, हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन आदि भी जैव रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जीव जंतुओं के शरीर तथा पेड़ पौधों में लगातार बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं होती रहती हैं। कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। इस पूरे भाग का एक सारांश समझ लेते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जो पदार्थ
रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जबकि अपक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं गैस के निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप के बनने, ऊष्मा परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के द्वारा पहचानी जाती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हें संयोजन, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन अपक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी भाग लेते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। विभिन्न रसायनों की प्राप्ति के लिए इन अपक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।